नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। फोटोन ए हैज़ ट्विस्ट द एनर्जी ऑफ फोटोन बी। कोई से दो फोटोन हैं कि एक फोटोन को हमने नाम दे दिया ए का, एक फोटोन को हमने नाम दे दिया बी का। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द मोमेंटम ऑफ ए टू डेट ऑफ बी। इन दोनों के दरमियान रेशियो कितनी होगी मोमेंटम की। ठीक है, तो देखिए एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होती है, E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। ये होती है एनर्जी ऑफ फोटोन, E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। अब एनर्जी ऑफ फोटोन ए कितनी है, ई ए इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा ए। सही है, साथ साथ ए लगा देना है कि ये एनर्जी ऑफ फोटोन ए है, क्योंकि ए और बी दो फोटोन हमने कंसीडर किए हैं। दूसरे फोटोन की एनर्जी कितनी है, एच सी बाई लैम्डा बी। ठीक है, मतलब जो फोटोन बी है उसकी एच सी बाई लैम्डा बी। अब क्वेश्चन में बताया गया है कि ए फोटोन की एनर्जी बी फोटोन से डबल है, बी फोटोन से डबल है। तो यहां पर हम फिर क्या लिखेंगे कि ई ए इज इक्वल टू 2EB, ई ए इज इक्वल टू 2EB। सही है, क्वेश्चन में कंडीशन गिवन थी। अब ई ए की जगह उसकी वैल्यू एच सी बाई लैम्डा ए, ई बी की जगह उसकी वैल्यू एच सी बाई लैम्डा बी, साथ में 2 उसी तरह एच सी से कट गया। तो यहाँ पर क्या आया, 1 ओवर लैम्डा ए इज इक्वल टू 2 ओवर लैम्डा बी। यहाँ से हम लैम्डा बी निकाल सकते हैं जो कि निकलेगा 2 लैम्डा ए मैथमेटिकल के जरिए से। अब हम निकालते हैं कि इनकी रेशियो क्या है। ठीक है, मतलब है कि रेशियो ऑफ मोमेंटम ए एंड बी कितनी है। तो सबसे पहले मोमेंटम ऑफ फोटोन बी निकाल लेते हैं, उससे ही रेशियो निकल आएगी। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एच बाई लैम्डा, पी बी इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा। तो पी बी इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा बी, ये किसका मोमेंटम है, फोटोन बी का। ठीक हो गया जी। अब पी बी इज इक्वल टू एच ओवर 2 लैम्डा ए, क्यों, क्योंकि लैम्डा बी की वैल्यू है 2 लैम्डा ए। इस इक्वेशन की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। यहाँ पर क्या होगा, 1/2 लैम्डा कर लेना, एच बाई लैम्डा ए सेपरेट, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एच बाई लैम्डा ए क्या है, ये तो मोमेंटम ऑफ फोटोन ए है, यानी अगर पी बी इज इक्वल टू एच ओवर लैम्डा बी है तो पी ए क्या होगा, एच ओवर लैम्डा ए हो जाएगा। ऐसा ही है ना। ठीक है, तो एच ओवर लैम्डा ए की जगह मैंने पी ए लिख दिया। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ पी ए इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो पी बी ओवर पी ए इज इक्वल टू 1/2, इज इक्वल टू 1/2। तो यानी कि सिंस द रेशियो ऑफ मोमेंटम ए एंड बी इज 1:2। सही है, 1:2 इनमें 1 और 2 की इनमें रेशियो थी और यही हमसे पूछी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। वाई डोंट वी ऑब्जर्व अ कॉम्पटन इफेक्ट विद विजिबल लाइट, कि कॉम्पटन इफेक्ट को हम विजिबल लाइट के जरिए से क्यों ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले देखिए कि कॉम्पटन इफेक्ट क्या था, कि हम एक ग्रेफाइट का मटेरियल लेते थे। ठीक है, एक ग्रेफाइट का मटेरियल लेते थे, उस पर हम क्या करते थे, एक्सरे फोटोन को फॉल करवाते थे, जिससे दो काम होते थे कि एक इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो स्कैटर्ड हो जाता था। ठीक है, और एक लॉन्गर वेवलेंथ की एक्स रेज भी एमिट हो जाती थी। सही है, तो ये होता था हमारे पास कॉम्पटन इफेक्ट। अब ये हम करते हैं एक्स रेज के जरिए से। ठीक है, तो वो कहते हैं कि इसको विजिबल के जरिए से हम क्यों नहीं कर सकते। तो पहली रीजन तो इसकी ये है कि विजिबल लाइट की एनर्जी कम होती है और एक्स रेज की ज़्यादा होती है, और हमें कॉम्पटन इफेक्ट कराने के लिए हाई एनर्जी की रेज चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से हम विजिबल लाइट यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इनकी एनर्जी कम होती है। तो पहली रीज़न इसकी ये है। दूसरी रीज़न इसकी ये है कि अगर मैं यहाँ पर विजिबल लाइट फॉर एग्जांपल यूज़ करूँ, ये हम यूज़ करें विजिबल लाइट अगर हम यूज़ करें तो विजिबल लाइट की क्या होती है, एनर्जी कम होती है, और एनर्जी कम होने की वजह से ये चांस है कि इस तरह से हो जाए कि ये सारी की सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर ले और उसको एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आए, लेकिन फिर लॉन्गर वेवलेंथ की जो रेडिएशन है वो स्कैटर्ड नहीं करेगी। ठीक हो गया, तो इस वजह से हम विजिबल लाइट यूज़ नहीं करते क्योंकि इनकी एनर्जी कम होती है और ये अपनी सारी की सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देंगी जिसको एब्जॉर्ब करके बाहर निकल आएगा, लेकिन लॉन्गर वेवलेंथ की रेडिएशन फिर हमें नहीं मिल सकेगी। ठीक हो गया, तो ये दो इसकी रीजन सी जिसकी वजह से कॉम्पटन इफेक्ट में हम इसको यूज़ नहीं करते विजिबल लाइट को। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19। कैन पेयर प्रोडक्शन टेक प्लेस इन वैक्यूम, एक्सप्लेन। भाई पेयर प्रोडक्शन वैक्यूम में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वैक्यूम में हैवी न्यूक्लियस नहीं होता। पेयर प्रोडक्शन क्या था कि हम एक हैवी न्यूक्लियस लेते हैं और उसके साथ जब एक हाई एनर्जी गैमा रे फोटोन है यानी गैमा रेज इंटरेक्ट करती हैं
तो गैमा रे फोटोन दो में स्प्लिट हो जाता है, किसमें? इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पेयर में स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास था पेयर प्रोडक्शन है। लेकिन अगर वैक्यूम की बात करें तो उसमें हैवी न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है, जिसकी वजह से उसमें पेयर प्रोडक्शन का फिनोमेना नहीं हो सकता, जिसकी वजह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वहां पर होल्ड नहीं करता, ठीक है। तो ये इसकी रीजन थी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 20, इज इट पॉसिबल टू क्रिएट अ सिंगल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनर्जी? एक्सप्लेन, कि क्या हम एनर्जी के जरिए से एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर सकते हैं। यहां पर देखिए एक्स गैमा रेज क्या है? ये एक एनर्जी है। गैमा रेज क्या है? ये एक एनर्जी है। और एनर्जी किस में चेंज हुई? इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पेयर में। तो कहता है कि क्या हम एनर्जी के जरिए से सिर्फ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस्ड कर सकते हैं? तो ये उसने पूछा है, यानी पेयर प्रोडक्शन करा के सिर्फ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड मोमेंटम इसको होल्ड नहीं करता। क्यों नहीं होल्ड करता? देखिए गैमा रेस में क्या चार्ज है? जीरो चार्ज है, ऐसा ही है ना। और जब यहां से विसिनिटी ऑफ न्यूक्लियस में से गुजरी तो एक इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जाम्पल प्रोड्यूस हुआ। अब इलेक्ट्रॉन में क्या है? नेगेटिव चार्ज है। भाई यहां पे न्यूट्रल और यहां पे नेगेटिव चार्ज, तो फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को होल्ड तो ना किया, ऐसा ही है ना। तो ये वायलेट करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को कैसे वायलेट करता है? भाई एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन लाजमी प्रोड्यूस होने चाहिए जो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, तब इधर का और उधर का मोमेंटम कंजर्व रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। ठीक हो गया। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और मोमेंटम को होल्ड नहीं करता, इस वजह से ये फिनोमेना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, इफ इलेक्ट्रॉन बिहेव्ड ओनली लाइक पार्टिकल। ठीक हो गया जी। What pattern would you expect on the screen after the electron passes through the double slit? कि अगर जो इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ पार्टिकल की तरह बिहेव करे तो स्लिट से गुजरने के बाद स्क्रीन पे वो किस तरह का पैटर्न बनाएगा। ठीक है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ के आ चुके हैं कि अगर हमारे पास एक ये स्क्रीन है, ठीक है, जिसमें ये दो होल्स हैं, दो स्लिट्स हैं, और इतनी दूरी पे, इतने डिस्टेंस पर हमने एक स्क्रीन रखी हुई है, और अगर हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को लेते हैं, लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ पार्टिकल नेचर रखता है, तो फिर हमें ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट उससे कराएं तो किस तरह का पैटर्न आएगा। देखिए पार्टिकल है तो फिर कुछ इस तरह का आएगा, तो ये पार्टिकल है। अब पार्टिकल डिफ्रैक्ट नहीं होते, वेव होता तो फिर तो डिफ्रैक्ट हो जाता, ऐसे वो वेव बनती, यहाँ पर इंटरफेरेंस का फिनोमेना होता, यहाँ पे ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनती, लेकिन अब हमने उसकी पार्टिकल नेचर लिया है, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट जाकर इससे टकराएंगे, यहाँ से भी बिल्कुल स्ट्रेट जाकर टकराएंगे। तो भाई अगर हम सिर्फ पार्टिकल नेचर को शो करें तो यहाँ पर सिर्फ जो स्लिट की इमेज है वो बनेगी, सिर्फ इतने हिस्से में, बाकी कोई डिफ्रैक्शन का फिनोमेना नहीं होगा, कोई इंटरफेरेंस का फिनोमेना नहीं होगा, कोई ब्राइट डार्क फ्रिंजेस नहीं बनेगी, यानी सिर्फ स्लिट्स की इमेज आगे जाकर स्क्रीन पर बनेगी। कब? जब हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन की पार्टिकल नेचर को लें और उसको स्लिट्स में से गुजारें तो। ठीक है, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, इसको मैं रेज कर देता हूं। ठीक है, यहाँ पे जस्ट इसका कॉन्सेप्ट लें, बाकी बहुत सारी की बुक्स हैं उसमें सिर्फ 2-2 लाइनों के इनके आंसर लिखे हुए हैं, 2-2 ढाई लाइनों के, तो वहाँ से आंसर सब याद कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ पर कॉन्सेप्ट लें इसका। क्वेश्चन नंबर 22 है, इफ एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन हैव द सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ विच पार्टिकल हैज़ ग्रेटर स्पीड, कि अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो वेवलेंथ है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, वो बिल्कुल सेम हो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो बिल्कुल सेम हो, तो इन दोनों में स्पीड किसकी ज़्यादा होगी। याद रखें अभी जो एक फार्मूला बताने लगे हैं, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, ये नेक्स्ट 3 से 4 क्वेश्चन में यूज़ हो रहा है इसको मिलाकर।
ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फार्मूला है जो सॉरी डी ब्रॉगली कह रहे हैं, डी ब्रॉगली भी कहते हैं, डी ब्रॉय भी कहते हैं, एक्चुअल डी ब्रॉय होता है। तो ये डी ब्रॉय वेवलेंथ का फार्मूला है और इसी को यूज़ करके हम ये फाइंड करेंगे। अब उसने पूछा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की अगर वेवलेंथ जो है वो सेम है तो बताएं कि जो हमारे पास वेलोसिटी है वो इन दोनों में किसकी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होगी या प्रोटॉन की ज़्यादा होगी। तो वो चीज़ देखते हैं। इसी फार्मूले का यूज़ करते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी, वेलोसिटी निकालनी है तो v इज इक्वल टू v इधर चला जाएगा तो h ओवर m लैम्डा। अब h क्या है, कांस्टेंट है, वेवलेंथ क्या है, कांस्टेंट है क्योंकि दोनों की सेम है, लिहाजा v इनवर्सली प्रोपोर्शन है मैस के। ऐसा ही है, अब जिसका मैस कम होगा उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में किसका मैस कम है, इलेक्ट्रॉन का मैस कम है, लिहाजा जो इलेक्ट्रॉन है इसकी वेलोसिटी सबसे इन दोनों में ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का मैस कम है लिहाजा इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। और यही उसने पूछा था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों में से किसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। वी डू नॉट नोटिस द डी ब्रॉय वेवलेंथ फॉर अ पिच्ड क्रिकेट बॉल, एक्सप्लेन वाई। कि डी ब्रॉय वेवलेंथ हम ऑब्जर्व नहीं करते जब हम पिच्ड क्रिकेट बॉल की बात करते हैं, तो ऐसा क्यों है। तो फिर से यही फार्मूला हम लगाएंगे। तो देखिए पिच्ड क्रिकेट बॉल, यानी अगर हम क्रिकेट बॉल की बात करें तो इसमें हम डी ब्रॉय वेवलेंथ को ऑब्जर्व नहीं करते, ठीक है, या मेजर नहीं कर सकते। तो ऐसा क्यों है, तो वो चीज़ देखते हैं। देखिए फार्मूला क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। तो आपने इसमें आंसर ये देना है कि क्योंकि पिच क्रिकेट बॉल का मैस बहुत ज़्यादा होता है और वेलोसिटी कम होती है, क्योंकि इसका मैस बहुत ज़्यादा होता है इसलिए इसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है। ठीक है, पिच क्रिकेट बॉल का क्या होता है, इस फार्मूले के डी ब्रॉय वेवलेंथ के फार्मूले के अकॉर्डिंग इसका मैस बहुत ज़्यादा होता है, लिहाजा इसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है और इतनी कम होती है कि हम इसको मेजर ही नहीं कर सकते। इतनी कम होती है कि हम इसको मेजर ही नहीं कर सकते। इस वजह से हम पिच क्रिकेट बॉल की डी ब्रॉय वेवलेंथ को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, क्योंकि ये इतनी छोटी होती है कि इसको मेजर करना भी पॉसिबल नहीं है। ये हमने कैलकुलेट की थी डी ब्रॉय वाले टॉपिक में, तकरीबन 1 × 10⁻⁻34 मीटर तक निकली थी। तो इतनी कम कहाँ से मेजर हम करेंगे, तो इस वजह से इसकी वेवलेंथ ऑब्जर्व नहीं होती पिच क्रिकेट बॉल की। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 24 है कि इफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स हैव द सेम एनर्जी विच हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन या प्रोटॉन, कि ये 4 पार्टिकल हैं, अगर इनकी एनर्जी सेम हो, अगर इनकी एनर्जी सेम हो तो इनमें से वेवलेंथ विच हैज़ अ शॉर्ट, तो इनमें वेवलेंथ किसकी सबसे कम होगी। कौन कौन से हैं, एक है हमारे पास इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये 4 पार्टिकल है। वो क्वेश्चन में जो कंडीशन गिवन है वो कहता है कि इन चारों पार्टिकल्स की जो एनर्जी है वो सेम है। इन चारों पार्टिकल की जो एनर्जी है वो सेम है। बताएं कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन चारों में किसकी होगी। तो ये उसने पूछा हुआ है। ठीक है, फिर वही फार्मूला, मैंने कहा था ये फार्मूला बस पकड़ लें, 3 से 4 में आपके शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। अब यहां पर कहीं पर एनर्जी का जिक्र आ रहा है, नहीं आ रहा, तो मैंने इस फार्मूले को कुछ इस तरह से मॉडिफाई करना है कि इसमें एनर्जी की इक्वेशन आ जाए। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे लें और यहाँ से सोचना है कि किसी तरीके से मुझे एम वी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। ऐसा ही है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय m, ठीक है, ऑन राइट हैंड साइड। तो RHS लिख देते हैं, ठीक है, RHS, ठीक है, मेरी राइट हैंड साइड।
तो काइनेटिक एनर्जी फिर क्या बन जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m² v² ओवर m आ जाएगा। ठीक है, तो m² v² ओवर m आ जाएगा। तो यहां से आपने क्या करना है कि m² v² को इधर ही रहने दें और 2m को उठाकर इधर ले जाए, तो काइनेटिक 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। ओके हो गया। अब जब यहां से स्केयर दोनों तरफ स्केयर रूट ले लें तो m v इज इक्वल टू 2m काइनेटिक एनर्जी, तो ये स्केयर रूट आ जाएगा। ओके हो गया। अब ये एम वी की वैल्यू यहां पर पुट कर दे, कहानी खत्म। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, 2m काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। ठीक है, यानी एनर्जी भी सिंपल आप लिख सकते हैं। अब यहां पर देखिए कौन कौन सी टर्म कांस्टेंट है। H कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है क्योंकि उसने कहा है कि एनर्जी सबकी सेम है। 2 कांस्टेंट है, m कांस्टेंट नहीं है क्योंकि मैथ सबका सेम नहीं है। तो यहां पर फिर हम क्या लिखेंगे कि लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/√m के, यानी कि जिसका मैथ सबसे ज्यादा होगा उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी, यानी जिसका मैथ सबसे ज्यादा होगा उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। तो मुझे बताएं इन चारों में मैथ किसका सबसे ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का या अल्फा पार्टिकल का? भाई अल्फा पार्टिकल का मैथ सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, इन चारों में। तो इस वजह से इसकी जो वेवलेंथ है वो सबसे शॉर्टेस्ट होगी। शॉर्टेस्ट लैम्डा किसका होगा? अल्फा पार्टिकल का होगा। और यही उससे पूछा था कि इन चारों में से शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी होगी? भाई जिसका मैथ सबसे ज्यादा होगा उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। ठीक है, तो ये था हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 था, व्हेन डज लाइट बिहेव एज अ वेव, व्हेन डज इट बिहेव एज अ पार्टिकल, कि लाइट कब एज अ वेव बिहेव करती है और लाइट कब एज अ पार्टिकल बिहेव करती है। तो सबसे पहले देखें एज अ वेव कब बिहेव करती है। तो देखिए जब हम फिनोमेना करवाते हैं इंटरफेरेंस का, डायफ्रैक्शन का, रिफ्लेक्शन का, रिफ्रैक्शन का या पोलराइजेशन का, तो इन फिनोमेना में लाइट एज अ वेव बिहेव करती है। लेकिन लाइट को जब हम इंटरेक्ट कराते हैं मैटर के साथ, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमेना हो, कॉम्पटन इफेक्ट का फिनोमेना हो या ब्लैक बॉडी रेडिएशन का फिनोमेना हो, इन फिनोमेना में लाइट एज अ पार्टिकल बिहेव करती है। और यही उसने पूछा था कि किन फिनोमेना में एज अ वेव बिहेव करती है और किन फिनोमेना में एज अ पार्टिकल बिहेव करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट एडवांटेजेस एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज ओवर एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप पे क्या एडवांटेजेस हैं, कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से किस तरह से बेस्ट है। तो पहला इसका जो हमारे पास एडवांटेज है वो है रिजॉल्विंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, EM से मैंने इसको शो किया है, 1000 टाइम्स हाइयर देन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, उसको मैंने OM से शो किया है कि रिजॉल्विंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वो 1000 टाइम्स ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। क्यों ज्यादा होती है? रिजॉल्विंग पावर का फार्मूला क्या है? D/1.22 लैम्डा, 1.22 लैम्डा। अब D क्या है? डायमीटर ऑफ लेंस, लैम्डा क्या है? वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ चूंकि बहुत ज़्यादा कम होती है लिहाजा इसकी रिजॉल्विंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है मैग्निफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज 1000 टाइम्स हायर देन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है कि मैग्निफिकेशन कि ये चीज़ों को छोटी छोटी चीज़ों, छोटे स्पेसिमन में जो छोटी छोटी माइनर डिटेल हमें चाहिए होती हैं उनकी बहुत बड़ी मैग्निफिकेशन हम इसे कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज़ करके। नेक्स्ट आता है कि रिवील माइनर डिटेल्स है, छोटी छोटी डिटेल किसी स्पेसिमन की अगर हमने अंदर का स्ट्रक्चर उसका देखना हो तो छोटी छोटी डिटेल भी हम इससे हासिल कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। 3D इमेज बनाती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, क्या बनाती है? एक क्लियर 3D इमेज हमें देती है। तो ये थे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बेनिफिट ओवर ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। हमारी लाइट चली गई है तो लास्ट क्वेश्चन रह गया है बस कि इफ मेजरमेंट्स शोज अ प्रिसाइज पोजीशन फॉर एन इलेक्ट्रॉन कैन दोज मेजरमेंट्स शोज प्रिसाइज मोमेंटम आल्सो एक्सप्लेन। ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन, लास्ट वाला शॉर्ट क्वेश्चन हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से आया है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन प्रिसाइजली फाइंड कर लेते हैं तो क्या हम इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम भी उसी वक्त प्रिसाइजली फाइंड कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नो, क्योंकि हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने हमें बताया था कि वी कैन नॉट फाइंड द एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम
ऑफ इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली विद परफेक्ट एक्यूरेंसी, कि हम एक ही टाइम पर परफेक्ट एक्यूरेंसी के साथ पोजीशन और मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड नहीं कर सकते। अगर पोजीशन फाइंड करेंगे तो मोमेंटम डिस्टर्ब हो जाएगा, मोमेंटम फाइंड करेंगे तो पोजीशन डिस्टर्ब हो जाएगा। इसके लास्ट में जो इसकी इक्वेशन आई थी वो क्या थी, डेल एक्स डॉट डेल पी नियरली अप्रोचेस टू एच ओवर 2 पाई। और अगर मोर प्रिसाइजली इसका देखा जाए तो इसकी जो लास्ट इक्वेशन आती है वो डेल एक्स डॉट डेल पी नियरली अप्रोचेस टू एच ओवर 4 पाई आता है। ठीक है, तो ये है जिसमें डेल एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और डेल पी क्या है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। तो ये थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 19 के। तो होप्स हो कि आपको सारे समझ आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।